नमस्कार रेल साथियों, आपका स्वागत है आज के हमारी वीडियो में। साथियों, आज हम 2 फरवरी 2026 में आए हुए प्रश्न पत्र का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले हमने इसके 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उसका वीडियो हमने पहले से ही अपलोड कर दिया गया है और 40 के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन उससे हम आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ के बिना हम हमारा जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि भारतीय श्रम कानूनों के अंतर्गत कर्मचारी कल्याण से संबंधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत उद्देश्य है। साथियों, कर्मचारी कल्याण के संबंध में पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उद्देश्य पूछा गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है देखते हैं हम। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, आवास और चिकित्सा देखभाल जैसे अन्य सभी कल्याणकारी उपायों को प्रतिस्थापित करने के लिए। नहीं दोस्तों, ये प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बी क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी, कौशल या कार्य की प्रकृति की परवाह किए बिना सभी श्रमिकों के लिए समान वेतन निर्धारित करना। दोस्तों, ये भी गलत बात है, क्योंकि अलग अलग जगह कंडीशन अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग ही पैसे दिए जाते हैं कर्मचारियों को। ऑप्शन सी, यह सुनिश्चित करना कि श्रमिकों को न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए कम से कम बुनियादी पारिश्रमिक प्राप्त हो। हाँ दोस्तों, ये सही लग रहा है। इसका ऑप्शन डी भी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, नियोक्ता को केवल बाजार सौदेबाजी के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय करने की स्वतंत्रता देना। नहीं दोस्तों, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर सी, ये सुनिश्चित करना कि श्रमिकों को न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए कम से कम बुनियादी पारिश्रमिक प्राप्त हो। ठीक है साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, रेलवे के भीतर औद्योगिक संबंधों में शिकायत निवारण तंत्र का एक प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें दोस्तों रेलवे के अंदर जो औद्योगिक संबंध है उसका जो निवारण तंत्र है, रिड्रेसल मशीनरी है, उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा कार्य प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल ट्रेड यूनियन ही बोल सके जबकि व्यक्तिगत कर्मचारी को चुप करा दिया जाए। दोस्तों, ये गलत बात है, कर्मचारी को बोलने की आज़ादी है अपने हक के लिए। बी क्या बोल रहा है इसका ऑप्शन, सभी शिकायतों को दबाना ताकि प्रबंधन की छवि सकारात्मक बनी रहे। दोस्तों, ये भी गलत है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, कल्याणकारी उपायों को इस प्रकार प्रतिस्थापित करना कि किसी भी कल्याणकारी सुविधा की आवश्यकता ना रहे। दोस्तों, ये भी गलत बात है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि कर्मचारी की शिकायतें दर्ज करने और निष्पक्ष एवं समय पर समाधान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करें। हाँ दोस्तों, ये सही है कि जो भी शिकायत होती है कर्मचारी की उसका दर्ज कराना और उसकी शिकायत पे समय समय पे उसका उनकी शिकायतों का प्रावधान करना, ऐसी एक समाधान करने का व्यवस्थित तरीका बना रहे। ये सही दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43, इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रम कानूनों और कारखाना नियमों के अंतर्गत सुरक्षा से संबंधित कल्याणकारी प्रावधान है। ऑप्शन ए, श्रमिकों को दुर्घटना या बाल बाल बचने की घटनाओं की रिपोर्ट करने से प्रोत्साहित करना, आवश्यकता अनुसार हेलमेट, दस्ताने, सुरक्षा जूते जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना, सुरक्षा निर्देशों को गुप्त रखना ताकि केवल पर्यवेक्षकों को ही उनकी जानकारी हो। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, लागत बचाने के लिए श्रमिकों को खतरनाक क्षेत्रों में नंगे पैर काम करने की अनुमति देना। दोस्तों, इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि आवश्यकता अनुसार हेलमेट देना, दस्ताने, सुरक्षा जूते देना और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो होते हैं वो उपलब्ध कराना। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 44, रेलवे स्थापना और श्रम कानून सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा कथन समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। या समान कार्य समान वेतन के बारे में पूछा गया है कि सर्वोत्तम जो है, इसका जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा रहेगा इसके लिए। ठीक है साथियों, तो इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि यह सुनिश्चित करना कि समान परिस्थितियों में एक ही या समान कार्य करने वाले श्रमिकों को अनुचित भेदभाव के बिना समान पारिश्रमिक प्राप्त हो। बिल्कुल सही बात है कि जब 2 व्यक्ति एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, तो उन्हें समान वेतन प्राप्त हो। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बी, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर एक ही काम करने वाले श्रमिकों को अलग अलग वेतन देना। दोस्तों, ये गलत बात है, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर अलग अलग वेतन नहीं दिया जा सकता। अगर कोई 2 व्यक्ति एक ही जगह काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, तो बी गलत हो जाएगा। सी क्या बोल रहा है कि ऑप्शन सी हमारा, सभी कर्मचारियों को उनकी कुशलता, जिम्मेदारी और कार्यभार की परवाह किए बिना समान वेतन देना। दोस्तों, ये भी गलत बात है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, प्रबंधन को महिला श्रमिकों के लिए कोई भी वेतन तय करने की अनुमति देना
भले ही वह समान काम के लिए पुरुषों के वेतन से कम नहीं है। तो दोस्तों ये भी गलत बात है। अगर महिला बराबर काम कर रही है पुरुषों के और एक ही जगह पे सेम पोस्ट पर है तो सेम वेतन देना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा इसमें जो आंसर हो जाएगा ए, कि ये सुनिश्चित करना कि परिस्थितियों में एक ही समान कार्य करने वाले श्रमिकों को बिना किसी भेदभाव के समान जो है पैसे देना, पारिश्रमिक देना। ठीक है साथियों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 क्या बोल रहा है दोस्तों कि कारखाना अधिनियम और कल्याणकारी सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा कथन बड़े कारखानों या प्रतिष्ठानों में कैंटीन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से बोल देता हूँ। कारखाना अधिनियम और कल्याणकारी सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा कथन बड़े कारखानों या प्रतिष्ठानों में कैंटीन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन एक की बात करते हैं कि श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए भोजन को ही खाने के लिए बाध्य करना। दोस्तों ये गलत बात है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतें वसूल कर श्रमिकों के मूल वेतन को कम करना। ये भी गलत बात है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ये सुनिश्चित करना कि कामगारों को कार्य घंटों के दौरान पौष्टिक, स्वच्छ और उचित मूल्य पर भोजन उपलब्ध हो। हाँ दोस्तों ये सही है कि अगर कोई मजदूर काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में या कहीं पर भी, तो उसे जो है अच्छा खाना मिले, पौष्टिक खाना मिले और उचित दाम पर मिले। दोस्तों सही बात है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, कर्मचारी को किसी भी समय परिसर छोड़ने की स्वतंत्रता और प्रतिबंधित करना। दोस्तों ये भी गलत बात है। तो हमारा इसमें जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रम कानूनों और रेलवे नियमों के तहत कार्य स्तर पर कल्याण और सुरक्षा संबंधित जानकारी निर्देशित करने के संबंध में नियोक्ता के कर्तव्य को सबसे अच्छा वर्णन करता है। दोस्तों यहाँ पे नियोक्ता मतलब जो कंपनी का मालिक है। ठीक है साथियों, नियोक्ता मतलब कंपनी का मालिक, उसके बारे में है। ठीक है दोस्तों, तो इसके हम 4 ऑप्शन को देखते हैं कि 4 ऑप्शन क्या क्या है इसमें। तो हमारा जैसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जब तक पर्यवेक्षक कर्मचारियों को मौखिक रूप से सूचित करते हैं तब तक किसी भी जानकारी को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है तो ऑप्शन बी, जानकारी केवल अंग्रेजी में ही की जानी चाहिए चाहे कर्मचारी की कोई भी भाषा हो। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, कार्य समय, सुरक्षा के निर्देश, आपातकालीन संपर्क और कल्याणकारी सुविधा जैसी महत्वपूर्ण जानकारी नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए। दोस्तों सही बात है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, कर्मचारियों को केवल गोपनीय वित्तीय डेटा ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 47। 47 क्या बोल रहा है दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस as an option under NPS for employees for central government has been made effective from। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना को कब से प्रभावित किया गया। ये पूछ रहा है कि दोस्तों जो यूपीएस कब से लागू हुआ। दोस्तों यूपीएस जो है हमारा वो 1 अप्रैल 2025 से जो आया था, प्रभावी हुआ था। तो इसमें देखो दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है, 1 अप्रैल कहाँ पे दिया, ये रहा 1 अप्रैल 2025। ये यूपीएस की बात कर रहा है, यूपीएस। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 48। समान वेतन अधिनियम 1976 के अंतर्गत रेल कर्मचारियों के संदर्भ में समान पारिश्रमिक की सही व्याख्या क्या है। ये समान पारिश्रमिक की व्याख्या पूछी दोस्तों कि सही इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, यदि पुरुष अधिक अनुभवी हो तो समान कार्य के लिए पुरुष और महिला को अलग अलग वेतन दिया जा सकता है। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, गलत बात है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि यह अधिनियम केवल अनुबंध श्रमिकों पर लागू है, स्थायी रेल कर्मचारियों पर नहीं। नहीं दोस्तों ये गलत बात है। नेक्स्ट ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, जोखिमपूर्ण रेल कार्यों में केवल महिलाओं को पुरुषों से अधिक वेतन देना होगा। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं, समान वेतन देना पड़ता है अगर कोई 2 लोग एक ही पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं तो। डी क्या बोल रहा है ऑप्शन हमारा कि समान या समरूप कार्य के लिए पुरुष और महिला को लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना समान वेतन देना होगा। हाँ दोस्तों ये सही बात है कि अगर आप समान रूप से कार्य कर रहे हैं तो उसमें धर्म, जाति, लिंग का कोई भेद ना देखकर
भेदभाव ना देखकर आपको समान वेतन देना, मजदूर को, श्रमिक को समान वेतन देना। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा समान वेतन अधिनियम 1976 के अंतर्गत जो ऑप्शन 4 दिए उसमें से सही स्टेबल बैठ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है साथियों, आंसर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार निम्न में से कौन सी स्थिति रेलवे कर्मचारियों के बीच हड़ताल मानी जाएगी? ये पूछ रहा है दोस्तों, हड़ताल कब मानी जाएगी? चार ऑप्शन में से अब हम पहला ऑप्शन क्या हमारा, कर्मचारी समूह रूप में काम करने से इनकार कर दे और मांगों की ड्यूटी से दूर रहे। दोस्तों हड़ताल में ये होता है कि कर्मचारी जो है काम करने से मना कर देते हैं और अपनी मांगों के लिए ड्यूटी पर नहीं जाते हैं, हड़ताल में यही होता है। तो ऑप्शन ए ये बोल रहा है। ऑप्शन बी क्या है, प्रबंधन सुरक्षा कारणों से कार्यशाला को अस्थायी रूप से बंद कर दें। दोस्तों इसको हड़ताल नहीं बोलते, इसको लॉकआउट बोलते हैं। जो ऑप्शन बी दिया है वो लॉकआउट होता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि अलग दिनों में कर्मचारियों का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश देना, ये हड़ताल नहीं है। ठीक है दोस्तों, और डी क्या बोल रहा है, ऑप्शन डी हमारा, कर्मचारी काम थोड़ा धीमा कर दे लेकिन सभी कार्य सामान्य रूप से जारी रहे। अगर कार्य जारी दोस्तों हड़ताल ही नहीं है वो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा कि जो कर्मचारी समूह है वो काम करने से इनकार कर दे और अपनी मांगों के लिए ड्यूटी से दूर रहे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। कहाँ चला गया, एक मिनट दोस्तों इसको ले आते हैं, राइट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है कि भारतीय रेल में निरंतर रात्रि पाली में काम करने वाले कर्मचारियों की थकान कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा कल्याण उपाय सबसे उपयुक्त है? कि रात में जो कर्मचारी काम करते हैं दोस्तों, उनको थकान ज़्यादा होती है क्योंकि नाइट में जग के काम करना पड़ता है, तो उनके लिए जो थकान कम करने के लिए और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय जो है सही है, वो हमें देखना है चार ऑप्शन में से। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, नियमित विराम, पर्याप्त साप्ताहिक अवकाश और शिफ्टों का रोस्टर देना। ठीक है दोस्तों, हाँ ये सही बात है कि अगर आप नियमित इसको विराम देंगे और पर्याप्त साप्ताहिक अवकाश देंगे और शिफ्टों में रोस्टर जो देता है वो बनेगा, तो ये सही बात है। ऑप्शन बी भी देखते हैं, अनुशासनात्मक कदम के रूप में सभी रात्रि कर्मचारियों को दूरस्थ स्टेशनों पर स्थानांतरित करना, ये दोस्तों गलत बात है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, केवल मौद्रिक बोनस बढ़ाना, कार्य समय में कोई परिवर्तन नहीं करना। दोस्तों ये गलत बात है, आप पैसा बढ़ा के किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, ये ठीक नहीं है। और नेक्स्ट डी क्या बोल रहा है कि मनोरंजन सुविधाएं देना परंतु लंबी निरंतर यात्री पाली यातायात रखना। दोस्तों ये भी गलत बात है। तो हमारा इसमें जो आंसर बैठ रहा है दोस्तों वो बैठ रहा है ऑप्शन ए, नियमित विराम देना, पर्याप्त साप्ताहिक अवकाश देना और शिफ्टों का रोटेशन देना। कि भाई जैसे किसी की आज नाइट ड्यूटी है तो नेक्स्ट को डे ड्यूटी मिलेगी और किसी की डे ड्यूटी है तो नेक्स्ट को नाइट ड्यूटी मिलेगी, शिफ्टों का रोटेशन होना। इससे क्या किसी की बार बार नाइट ड्यूटी भी नहीं आएगी, किसी की डे ड्यूटी भी नहीं आएगी, तो इस बराबर कर्मचारी को बराबर आराम मिलेगा। ठीक है साथी, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 51, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के संदर्भ में महिला रेल कर्मचारी के लिए कौन सी नीति कानून के रूप में कानून के अनुरूप और कल्याणकारी है? ठीक है दोस्तों, इसमें हमारे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि कार्यभार कम करने के नाम पर गर्भवती कर्मचारियों को दूरस्थ स्टेशनों पर स्थान करना। दोस्तों ये गलत बात है, अगर कोई गर्भवती महिला कर्मचारी है तो उसे कार्य काम करने के नाम पर दूसरे स्टेशनों पर ट्रांसफर करना जहाँ उसका घर नहीं है, तो वो ज़्यादा परेशान होगी इसमें। तो ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मातृत्व अवकाश देना पर उस अवधि में अन्य सभी लाभ रोक देना। दोस्तों ये भी गलत बात है, सभी लाभ नहीं रोक सकते हैं। और सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, पात्रता के अनुसार मातृत्व अवकाश देना, लाभ देना और केवल गर्भावस्था के आधार पर सेवा समाप्त ना करना। हाँ दोस्तों ये सही बात है। ऑप्शन डी भी देखते हैं, 5 वर्ष से कम सेवा वाली महिलाओं को मातृत्वावकाश से वंचित करना, ये भी गलत बात है। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर बैठा आंसर सी, कि पात्रता के अनुसार मातृत्व अवकाश देना, छुट्टी देना, लाभ भी देना और केवल वो प्रेग्नेंट है इसके आधार पर उसको जॉब से नहीं निकालना, यही सही आंसर दोस्तों हमारा। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52। ठीक है साथियों, 52 क्या बोल रहा है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत किसी व्यक्तिगत कामगार को बर्खास्तगी से संबंधित विवाद और औद्योगिकी विवाद तब माना जाएगा जब वे किस धारा के तहत विवाद के रूप में उठाया गया है?
कि जो औद्योगिक विवाद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बर्खास्तगी कर देते हैं, तो किस धारा के अंदर वो आता है, वो पूछा गया है। तो दोस्तों इसके लिए हमारी जो धारा है वो रहेगी 2 है, सेक्शन 2 है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53। भत्ता भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत यदि नियोक्ता निर्धारित अवधि के भीतर ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं करता, तो नियंत्रक प्राधिकरण ब्याज की दर से भुगतान करने के निर्देश दे सकते हैं। दोस्तों अगर जो नियोक्ता है वो ग्रेजुएटी का पैसा नहीं भुगतान करता है, तो उस पे जो फाइन लगेगा वो कितना लगेगा, वही पूछा गया है। दोस्तों इसमें जो है वो 10% होता है प्रतिवर्ष के हिसाब से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 54। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत 500 से अधिक कर्मचारी वाली फैक्ट्री में अधिग्रहिता को कल्याण अधिकारी की नियुक्ति किस आधार किस धारा के तहत करनी होती है। दोस्तों ये जो वेलफेयर इंस्पेक्टर होता है, वेलफेयर ऑफिसर होता है, वो 500 से ज़्यादा कर्मचारी पर क्या कहते हैं ज्वाइन कराया जाता है, ये पोस्ट बनाई जाती है जहाँ पे 500 या 500 से अधिक कर्मचारी कार्यरत होते हैं, वहाँ पे जो है वेलफेयर ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि वो किस धारा के थ्रू होती है, वो कौन सा सेक्शन है जिसके थ्रू इसकी पोस्टिंग अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सेक्शन दिया है जैसे 49, बी में सेक्शन 50, सी में सेक्शन 51 और डी में दिया है सेक्शन 52। मैं आपको यहाँ पे चारों ही बता देता हूँ दोस्तों कि चारों में क्या क्या है। कि जैसे हमारा ऑप्शन ए है 49, सेक्शन 49 49, तो इसमें दोस्तों आता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, जो हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर आता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, ये हमारा हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, ये 49 के अंदर। ठीक है साथियों। अब धारा 50 क्या बोलती है कि जो राज्य सरकार है उसको वेलफेयर ऑफिसर के संबंध में नियम बनाने की शक्ति देती है। ठीक है दोस्तों। राज्य सरकार को वेलफेयर ऑफिसर के संबंध में नियम बनाने की शक्ति, ये जो राज्य सरकार है उसको जो हमारा वेलफेयर ऑफिसर है के संबंध में जो नियम है बनाने की शक्ति देना। ठीक है दोस्तों। धारा 51 क्या कहती है कि जो अडल्ट वर्कर है, ठीक है दोस्तों, जो अडल्ट वर्कर है के लिए साप्ताहिक काम करने के अधिकतम घंटे। धारा 51 में क्या बताया गया है कि जो अडल्ट वर्कर है, ठीक है दोस्तों, उसका साप्ताहिक काम करने के अधिकतम घंटे कितने होने चाहिए। जो साप्ताहिक वीकली होते हैं, वीकली साप्ताहिक कार्य घंटे, अधिकतम कार्य घंटे, ये धारा 51 में बताया गया है। धारा 52 क्या बताती है दोस्तों, वीकली ऑफ या वीकली हॉलीडे, वीकली हॉलीडे, साप्ताहिक छुट्टी। तो धारा 52 में साप्ताहिक छुट्टी के बारे में जो बताया गया है। तो धारा 51 में क्या बताया हमारा, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि जो वेलफेयर ऑफिसर होता है उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो धारा 49 के थ्रू होता है। धारा 50 में क्या है कि राज्य सरकार को वेलफेयर ऑफिसर के संबंध में नियम बनाने की शक्ति। ठीक है दोस्तों। धारा 51 क्या बोल रही है कि जो अडल्ट वर्कर होते हैं उनके साप्ताहिक जो एक वीक के जो अधिकतम कार्य घंटे होते हैं उसके बारे में बताया गया है। और धारा 52 क्या बोलती है कि जो वीकली हॉलीडे है ज़्यादा संडे में दिया जाता है, तो उसके बारे में धारा 52 बताया गया। ठीक है साथियों। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 55 कि जब वेलफेयर इंस्पेक्टर कर्मचारी की व्यक्तिगत समस्याएं संभालते हैं तो गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई व्यक्ति जो है वेलफेयर इंस्पेक्टर बनता है तो उस केस में जो है जो गोपनीयता है वो महत्वपूर्ण क्यों है, उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, क्योंकि इससे बाद में कर्मचारियों को दंड देने में मदद मिलती है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, क्योंकि ये विश्वास बनाता है और ईमानदारी साझा करने को बढ़ावा देता है। हाँ दोस्तों, ये आंसर सही लग रहा है हमको उसके अकॉर्डिंग। और भी ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि इससे अफवाहें अधिक आसानी से फैलती है। नहीं, ये दोस्तों ये भी गलत है। और डी ऑप्शन क्या है, क्योंकि इससे उचित रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता कम होती है ना, उचित रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता कम हो जाती है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत बात है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इससे विश्वास बनता है। सही बात है। और ईमानदार ईमानदार साझा करने को बढ़ावा देता है। ठीक है साथियों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56।
दोस्तों 56 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक कल्याण उपाय जो सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक कल्याण उपाय है जो सबसे अच्छी उपाय को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। हमको 4 ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी, डी। हम चारों की बात करते हैं। ऑप्शन ए क्या बोलता है, केवल दुर्घटना के बाद वित्तीय सहायता देना। ऑप्शन बी क्या बोलता है कि नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण और स्वास्थ्य जांच आयोजित करना। ना दोस्तों सही बात है। सी क्या बोल रहा है, खतरों की सूचना देने वाले कर्मचारियों को दंडित करना। ये भी गलत बात है। और सुविधाओं में सुधार के लिए शिकायतों का अंतर करना। दोस्तों ये भी गलत बात है। अगर आपको सुधार करना है तो पहले ही से कर सकते हैं, उसके लिए आपको कंप्लेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है यहाँ पर सुधार की आवश्यकता, कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना और उनके हेल्थ का चेकअप करना, स्वास्थ्य की जांच करना। हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर हमारा 57, रेलवे सेवाओं में आरक्षण के संदर्भ में आरक्षण रोस्टर रजिस्टर बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमसे ये पूछा है कि रेलवे सेवाओं के अंदर जो आरक्षण के संदर्भ में रोस्टर बनता है उसका उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन हमें दिए। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि भर्ती और पदोन्नति में आरक्षित कोटे का सही क्रियान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करना। सही बात है। अगर आपके पास रोस्टर बना रहेगा और आपके पास डाटा रहेगा तो आपको ईजी पड़ेगा कि जब भर्ती प्रक्रिया निकलती है और प्रमोशन दिया जाता है तो सही व्यक्ति को सही जगह चुना जाए। ये सही बात दोस्तों। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि स्टाफ द्वारा ली गई छुट्टियों का लेखा जोखा रखना। इसका दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सी क्या बोला, केवल वरिष्ठता दर्ज करना। नहीं दोस्तों ये भी गलत बात है। और डी क्या बोल रहा है, कर्मचारियों के वेतन मान तय करना। नहीं दोस्तों ये भी नहीं। तो हमारा आंसर जो इसमें हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आंसर ए हमारा कि भर्ती पदोन्नति आरक्षण कोटा में क्रियान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करना ताकि सही व्यक्ति को सही प्रमोशन दिया जाए। आंसर ए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय रेल में संयुक्त परामर्श तंत्र जिसको बोलते हैं जेसीएम, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता दोस्तों कि जेसीएम की फुल फॉर्म क्या है, तो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी आपको याद होना चाहिए। का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। भारतीय रेलवे में संयुक्त परामर्श तंत्र का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य पूछा है कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी होती है, इसका उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन में से हमें चुनना पड़ेगा। तो पहला हमारा ऑप्शन ए क्या है, ट्रेड यूनियनों को पूरी तरह से समाप्त करना। नहीं दोस्तों ये गलत बात है। प्रशासन और स्टाफ प्रतिनिधियों के बीच नियमित संवाद का मंच प्रदान करना। हाँ दोस्तों ये एक हमें जो क्वेश्चन है इसका आंसर सही लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि हमें सारे ऑप्शन देखने हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या सारे, क्योंकि और क्या उद्देश्य वो भी देखने में। तो क्वेश्चन सी क्या, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि कर्मचारियों के आपराधिक मामलों का निर्णय करना। नहीं दोस्तों। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत पदोन्नति आदेशों को अंतिम रूप देना। नहीं ये भी नहीं। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर बी कि जो प्रशासन है और जो स्टाफ है, तो स्टाफ के कुछ होते हैं प्रतिनिधि, ठीक है, के बीच नियमित संवाद, कुछ प्रॉब्लम वगैरह है या किसी चीज़ को लेके उनको जो कर्मचारी है उनको बात रखनी है तो वो अपने प्रतिनिधि को भेजेगा प्रशासन के बाद बात करने के लिए, तो उनके लिए एक मंच प्रदान करना। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेवल 1 के पदों के लिए सीधी भर्ती में पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत है। दोस्तों यहाँ पे देखो ये बात कर रहा है पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली इसको इसकी जो फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसको बोलते हैं पर्सन्स विथ, डब्ल्यू से विथ, बी से बेंचमार्क, बेंच मार्क डिसेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, डिसेबिलिटी ये 2016 में आया था। इससे पहले इसको बोलता था पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995। ये 2016 में इसको पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है। इससे पहले इसको दोस्तों उसको बोलते थे पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995। ठीक है दोस्तों, 1995 इसको पहले बोलते थे। 2016 में इसको पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 2016 इसका नाम बदल दिया गया। इसमें दोस्तों क्या है कि अगर इसमें कौन आता है, पहले बात तो ये, अगर कोई व्यक्ति डिसेबल है तो डिसेबिलिटी का दोस्तों कुछ परसेंटेज होता है कि 10% है, 15% है, 20% है, ऐसे डिसेबिलिटी होती है। अगर कोई व्यक्ति
40% तक डिसेबल है। ये दोस्तों मेडिकल टर्म्स होती है, वो इसको पता करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 40% तक डिसेबल्ड है तो वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए एलिजिबल है। तो वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए एलिजिबल है। ठीक है साथियों। और जब कोई व्यक्ति पीडब्ल्यूडी के लिए एलिजिबल हो जाता है तो उसके लिए अलग से एक आरक्षण दिया जाता है। पहले ये दोस्तों 3% था। ठीक है दोस्तों, पहले ये 3% था, पर इसे बदल के अभी 4% कर दिया गया है। अभी इसे 4% कर दिया गया है। तो हमसे यही पूछा गया है कि आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत क्या है, हमसे यही पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 4%। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 2% है, ऑप्शन बी में 4% है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4%। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। और ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ये 40% का हमारा पूछ लेता है, कई बार क्या होता है कि फुल फॉर्म पूछ लेता है। इससे पहले किस एक्ट के नाम से जाना जाता था? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के नाम से जाना था। अब इसका नाम बदल के पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्ट 2016 कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा समझा दिया इसके बारे में भी। ठीक है साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है कि कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 20 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक का अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के विलंबित दावे पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? अगर किसी व्यक्ति की, कोई रेल कर्मी था, उसकी मौत हो गई थी, ठीक है दोस्तों, तो उसका केस चला और इस केस की जो वर्ष बीते वो ये बोल रहे हैं कि भाई 20 वर्ष से अधिक हो गए और 25 वर्ष तक है। तो इस बीच में अगर वो केस जीतते हैं ना, ज्वाइनिंग दी जाती है, तो इसके बारे में विचार कौन करेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। अगर टाइम पीरियड जो 20 वर्ष है, ठीक है, 20 वर्ष तक है, तो इसमें हमारे डीआरएम साहब होते हैं। ठीक है। और 25 ईयर्स के लिए हमारे, 20 वर्ष के बाद के लिए 25 तक के लिए हमारे जीएम साहब होते हैं, जनरल मैनेजर। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि 20 वर्ष से अधिक है तो डीआरएम साहब तो नहीं है, और 25 वर्ष तक तो हमारा आंसर हो जाएगा जीएम साहब, हमारे जनरल मैनेजर साहब। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, महाप्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 61। सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो एसटी, एससी और जो पिछड़े वर्ग वाले होते हैं दोस्तों, उनके लिए बोला गया है कि आरक्षण का उद्देश्य क्या है उनको देने का, उन्हें आरक्षण क्यों दिया जाता है, उसका उद्देश्य पूछा हमसे। 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन में से हम लोग छाटेंगे सही आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि प्रदर्शन की परवाह किए बिना स्थायी नौकरी देना। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या घटाना। ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के को उचित प्रतिनिधित्व और समान अवसर देना। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है हमारा? केवल आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को अधिक वेतन देना। तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सुटेबल ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए वो रहेगा आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर सी, कि ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्ग, जो वर्ग वंचित है उन्हें उचित प्रतिनिधि देना और समान अवसर देना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा उपाय औद्योगिक प्रतिष्ठान में असंवैधानिक या गैर संवैधानिक कल्याण का उदाहरण है? मतलब कल्याणकारी तो है पर गैर संवैधानिक है, संविधान में नहीं है। कल्याणकारी तो है वो, पर वो कैसा है? संवैधानिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, रूल के अकॉर्डिंग नहीं है पर वो कल्याणकारी है, तो वो हमें देखना है। कंपनी द्वारा स्वेच्छा से श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देना, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि कानून द्वारा अनिवार्य कैंटीन की व्यवस्था करना। तो दोस्तों ये तो कानून है ही है, तो ये तो संवैधानिक है। सी क्या बोला? न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार न्यूनतम वेतन की सुनिश्चित करना। दोस्तों ये भी कानून में है, तो ये भी संवैधानिक है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? केवल कानून आवश्यक होने पर क्रेच की स्थापना करना। सही बात। तो जब आवश्यक होगा तब क्रेच की सुविधा भी दी जाएगी। तो ऑप्शन जो हमारा इसमें हो जाएगा ए, कि कंपनी द्वारा स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं, श्रमिक काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देना। दोस्तों कल्याण वाला तो है ये, पर ये संवैधानिक नहीं है। ये वो अपनी इच्छा से दे रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 63। ये क्या बोल रहा है? शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में नियोक्ता को प्रोएक्टिव कल्याण दृष्टि से सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? प्रोएक्टिव कल्याण दृष्टि का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? देखते हैं 4 ऑप्शन इसके। ऑप्शन ए, केवल शीर्ष प्रबंधकों को विदेश प्रशिक्षण भेजना और श्रमिकों की जरूरतों को नजरअंदाज करना। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भाई जो बड़े अफसर से उन्हीं को ही भेजना
और जो श्रमिक है उनकी जो ज़रूरत है उनको इग्नोर करना। ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या बोला, कोई प्रशिक्षण ना देना क्योंकि पुराने कर्मचारी काम जानते हैं। दोस्तों ये भी गलत बात है। और नेक्स्ट क्या दे रहा है हमको इसमें, सी, अ, केवल तब तक प्रशिक्षण देना जब तक कर्मचारी मांग करें। नहीं दोस्तों ऐसा भी नहीं है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि सभी कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से कौशल उन्नयन कार्यक्रम और सुरक्षा कार्यशालाओं का आयोजन करना। हाँ दोस्तों ये सही है ऑप्शन डी, कि हमारा आंसर डी हो जाएगा। सभी जो कर्मचारी होते हैं उनकी नियमित कौशल उन्नयन कार्यक्रम जो है, स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होते हैं वो अ, करवाना, और सुरक्षा कार्यालयों का आयोजन करना, जो सेफ्टी के प्रोग्राम है उनको भी आयोजित करना। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 64। ये क्या बोल रहा है कि उम, कौन सा मास्टर सर्कुलर अनुकंपा पर नियुक्ति से संबंधित है। दोस्तों रेलवे में बहुत सारे मास्टर सर्कुलर्स है, सब में कुछ ना कुछ हेडिंग होती है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो अनुकंपा वाला मास्टर सर्कुलर है, ठीक है दोस्तों, कंपल्शन ग्राउंड अपॉइंटमेंट जो होती है अनुकंपा पर आधार पर नियुक्ति, वो किस मास्टर सर्कुलर में आती है। तो दोस्तों वो आती है मास्टर सर्कुलर नंबर 16 में, 16 में। आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, वो आती है अनुकंपा, जो आती है वो मास्टर सर्कुलर 16 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 65। ओवर टाइम भुगतान को लेकर पर्यवेक्षकों और श्रमिकों के बीच बार बार विवाद हो रहे हैं। अच्छे औद्योगिक संबंधों के तहत निरीक्षक का सबसे पहले क्या करना चाहिए। जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयर के बीच में तो विवाद हो रहा है ओवर टाइम को लेके, तो कोई अगर कोई निरीक्षक है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रबंधक और ऑप्शन है प्रबंधक और श्रमिक प्रतिनिधियों को की संयुक्त बैठक तय करना, नियमों को समझाना और आपसी सहमति से समाधान निकालना, ढूंढना। सही बात तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कि प्रबंधक और जो श्रमिक है उनका जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी बैठक बुलाना, उनको जो नियमों समझाना कि भाई आपका ड्यूटी आवर्स क्या है, कब तक आप ओवर टाइम कर सकते हैं वगैरह, वो सब समझाना उनको, और आपसी सहमति से एक उपाय ढूंढना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन बी कह रहा है मुद्दे को नजरअंदाज करना और मान लेना कि समय के साथ खुद सुलझ जाएगा। ये भी गलत है। सी ऑप्शन क्या बोलता है, बिना किसी आंतरिक चर्चा के तुरंत अदालत में मामला दायर करना। दोस्तों ये भी गलत है। पहले तो आपको आपके घर में ही उस बात को सॉल्व करनी होती है, डायरेक्टली क्या कहते हैं अदालत वाला ऑप्शन नहीं चुनते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि बिना किसी जांच के सभी पर्यवेक्षकों को निलंबित कर देना। दोस्तों ये भी गलत बात है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66। ये क्या बोल रहा है कि एक अनुसूचित जाति कर्मचारी के एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी का आरोप है कि उसे वरिष्ठ होने के बावजूद भी पदोन्नति नहीं दी गई और आरक्षण नीति का उल्लंघन हुआ है। एक सरकारी प्रतिष्ठान में स्टाफ और एवं कल्याण रक्षक के रूप में आपका पहला व्यवस्थित कदम क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी लिखते हैं, बिना कोई रिकॉर्ड देखे विभाग पर सार्वजनिक रूप से जातीय भेदभाव का आरोप लगाना। दोस्तों एक बात है, डायरेक्टली ऐसे नहीं, आपको रिकॉर्ड चेक करने पड़ते हैं पहले कि भी व्यक्ति जो शिकायत कर रहा है वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, तनाव से बचने के लिए कर्मचारी की शिकायत वापस लेने को कहना। ये भी दोस्तों गलत बात है। बिना अंतिम जांच के सीधे अदालत जाने की सलाह देना। और ऑप्शन डी क्या है, कोई निष्कर्ष निकालने से पहले वरिष्ठ सूची, आरक्षण रोस्टर और पदोन्नति नियमों की जांच करना। हाँ दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के पहले तो जो वेलफेयर इंस्पेक्टर क्या करेगा, सबसे पहले वो निष्कर्ष निकालने से पहले जो सीनियरिटी लिस्ट है वो देखेगा, आरक्षण रोस्टर देखेगा, और जो नियम है प्रमोशन को लेके वो सब देखने के बाद ही आगे कदम उठाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 67। अब ये 67 क्या बोल रहा है दोस्तों, औद्योगिक विवाद में सुलह बैठक के दौरान यूनियन यह मांग करती है कि सभी ठेका श्रमिकों को तुरंत स्थायी कर्मचारी बनाया जाए और समान कार्य समान वेतन का नारा देती है। औद्योगिक संबंध में सुविधा प्रदान करने वाले स्टाफ एवं कल्याण रक्षक के रूप में आपका सर्वोत्तम क्या उत्तर होगा। भाई यूनियन ये बोल रही है कि भाई जितने भी ठेके पे आने वाले श्रमिक हैं उन सभी को स्थायी कर दिया जाए और समान कार्य की मांग करती है, समान वेतन की मांग करती है। तो फिर उस पर जो है कल्याण रक्षक का क्या सर्वोत्तम उत्तर रहेगा, विचार रहेगा, वो आपको बताना चाह रहा ऑप्शन में से। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है, मांग को पूरी तरह से खारिज कर यूनियन से उसे वापस लेने को कहना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारा कि बी, केवल मजदूरों को स्पष्ट
करने के लिए प्रबंधक से तुरंत ठेकेदारों को हटाने को कहना। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कानूनी सीमाएं समझकर वास्तविक स्थायी कार्य के नियमितीकरण की संभावना और मामलों की जांच करने के लिए संयुक्त समिति का सुझाव देना। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, यूनियन को आश्वासन देना कि सभी ठेका श्रमिकों को कानूनी स्थिति की परवाह किए बिना स्थायी किया जाएगा। दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन सी है ना हमारा, वही सुटेबल बैठ रहा है कि जो कानूनी सीमाएं समझाकर के जो कानूनी सीमाएं समझाना, वास्तविक स्थायी कार्य नियमितीकरण करना की संभावना और मामलों की जांच करने के लिए संयुक्त समिति बैठाना। ठीक दोस्तों, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन है 68। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले एक प्रतिष्ठान से दूसरे राज्य से आए अनेक प्रवासी श्रमिक जो केवल अपनी राज्य भाषा जानते हैं, हिंदी अंग्रेजी में ही समझाए गए प्रक्रियाओं को ना समझ पाने के कारण वे ESI डिस्पेंसरी नहीं जा पा रहे हैं और लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कल्याण निरीक्षक के रूप में कल्याण कवरेज सुधारने हेतु आपका पहला कदम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, प्रबंधक से कहना कि श्रमिक लाभ नहीं ले रहे हैं, इसलिए ESI अनुदान बंद कर दिया जाए। दोस्तों, ये गलत बात है। दुभाषीय या सहकर्मी स्वयंसेवकों की मदद से उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में अभिमुखीकरण सत्र आयोजित करना। हाँ दोस्तों, ये सही बात है कि एक ऐसा सेशन प्रोवाइड कराना जिसमें जिनको उस भाषा नहीं आती है तो वो भाषा सीख सके या उससे क्या कहते हैं, अभिमुक्त हो सके क्षेत्रीय भाषा के बारे में। ये सही बात है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि केवल अंग्रेजी में ESI पुस्तकें नोट्स बोर्ड पर लगा देना और श्रमिकों पर छोड़ देना। ऐसा भी नहीं दोस्तों, खाली अपने नोटिस बोर्ड पर लगा दिया अंग्रेजी में और श्रमिक को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत बात है। और ऑप्शन डी क्या है, सुविधा उपाय ना करने पर श्रमिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना। दोस्तों, ये भी गलत बात है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों, दुभाषीय या सहकर्मी सेवकों की मदद से, मतलब जिनको दोनों भाषा आती हो, जो सहकर्मियों उनके साथ में काम करता हो और उसकी स्वेच्छा से उनकी मदद लेके क्षेत्रीय भाषाओं की अभिमुखीकरण सत्र आयोजित करना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, सरकारी सेवा में वरिष्ठता के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार जब दो अभ्यर्थियों की एक ही चयन प्रक्रिया से एक ही दिन नियुक्ति होती है तो सामान्यतः वरिष्ठता किस आधार पर तय की जानी चाहिए। मतलब दोस्तों, एक ही एग्जाम पास किया, एक ही दिन ज्वाइनिंग हो रही है, अभी पूछ रहा है कि भाई उनकी सीनियरिटी कैसे बनेगी। तो दोस्तों, रेलवे कर्मचारी है, आपको मालूम है कि अगर जब बहुत से लोग एक ही साथ एक ही दिन पे ज्वाइन करते हैं तो उनके जो मेरिट होते हैं, उनके एग्जाम में जो नंबर लिए जाते हैं, जो उनके ट्रेनिंग में जो नंबर होते हैं, उससे एक नंबर की मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर ही क्या होता है, उनकी सीनियरिटी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सीनियरिटी का तरीका होता है निकालने का, एक दिन में ज्वाइन करे हुए लोगों के कर्मियों के लिए। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है, प्रशिक्षण में शामिल होने की तिथि के आधार पर मेरिट से अलग। दोस्तों, क्या बोल रहा है कि मेरिट से अलग, प्रशिक्षण में शामिल होने की तिथि के आधार पर मेरिट से अलग, ये नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। चयन सूची में मेरिट क्रम के आधार पर, कार्यालय प्रमुख में विवेकाधिकार से, और ऑप्शन डी है आयु के आधार पर, अधिक आयु वाले को वरिष्ठ माना जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, हमारा बी आंसर हो जाएगा। चयन सूची मेरिट के क्रम के आधार पर, कि जो पहले वो सीनियर, उसके बाद उसका जूनियर, उसके बाद उसका जूनियर, ऐसे करके एक चेन बनेगी। अच्छा, ये जो ऑप्शन डी दिया गया दोस्तों, ये कब काम आता है, मान लो कि एक एग्जाम था, उसमें दो लोगों ने एग्जाम दिया, दोनों की नंबर सेम आए, ठीक है, सेम दिन पे ज्वाइनिंग है, नंबर भी सेम है, सेम डे पे ज्वाइनिंग है, नंबर भी सेम है। अब किसको सीनियर माना जाए, उस केस में दोस्तों जिसकी एज ज्यादा होती है ना, उसको सीनियर माना जाता है। तो ये ऑप्शन वही दे रखा है कि आयु के आधार पर अधिक आयु वाले व्यक्ति को वरिष्ठ माना जाएगा। उस केस में जब नंबर भी सेम हो और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी सेम हो, तब ये ऑप्शन डी वाला काम में आता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 70, चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण नीति के तहत वह कथन कौन सा सबसे सही है जो ऐसे अनुसूचित जाति SC कर्मचारियों की स्थिति को बताता है जो बिना किसी वरीयता के अपनी योग्यता के आधार पर चयनित हो जाता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन क्या है, उसे UR या SC किसी भी कोटे में रखना विभागीय पदोन्नति समिति
कि वेग पर, ऐसा नहीं, वेग पर नहीं, जो तो जहाँ आ रहा है उसे वहीं दिया जाएगा। अगर वो यूआर की कट ऑफ पार कर रहा है तो उसको यूआर में रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसे यूआर व्यक्ति के विरुद्ध गिना जाना चाहिए। सही बात है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, उसे केवल एससी आरक्षित कोटे में के विरुद्ध ही गिना जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, जब तक कि आरक्षित व्यक्ति उपलब्ध ना हो उसे पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए। ये भी गलत बात है। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। ठीक है दोस्तों, उसे अनारक्षित युवा व्यक्तियों के विरुद्ध गिना जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आंसर बी हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्या बोल रहा है कि पदोन्नति पर वेतन निर्धारण करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस सामान्य सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है जिसमें निचले वेतनमान में एक वार्षिक सेवानिवृत्ति देकर उच्च वेतनमान में वेतन निर्धारित किया जाता है। ठीक है साथियों, अब इसका ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन क्या क्या है, पहले निचले वेतनमान में एक वेतन वृद्धि जुड़ जाती है, फिर पदोन्नति वेतनमान में अगले उच्च स्तर पर वेतनमान रखा जाता है। ऑप्शन क्या बी क्या बोल रहा है, वर्तमान वेतनमान की परवाह किए बिना वेतन हमेशा उच्च वेतनमान से न्यूनतम पर तय किया जाता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, उच्च वेतनमान के बिना किसी उच्च वेतनमान के बिना किसी वेतन वृद्धि के सामान्य प्राविधिक स्तर पर वेतन तय किया जाता है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि उच्च वेतनमान में निर्धारण से पहले हमेशा 2 वेतन वृद्धि दी जाती चाहिए। दोस्तों ये बोल रहा है कि जब किसी का प्रमोशन होता है तो उसके वेतनमान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो देखो, अगर किसी का प्रमोशन हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि अगर कोई लोको पायलट गुड्स है और उसका प्रमोशन हुआ और उसे लोको पायलट पैसेंजर बना दिया गया, या फिर कोई लोको पायलट पैसेंजर है और उसे लोको पायलट मेल बार एक्सप्रेस बना दिया गया, जिसको एलपीएम बोलते हैं, एलपीजी, एलपीपी और एलपीएम। ठीक है दोस्तों, तो उस केस में क्या होता है, जब उनका प्रमोशन आता है तो उनको एक इंक्रीमेंट दे के प्रमोट किया जाता है। ये वो तरीका है। इसमें जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखो, ऑप्शन ए देखो, पहले निचले वेतनमान में एक वेतन वृद्धि जुड़ जाती है, एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, फिर पदोन्नति वेतनमान से अलग उच्च स्तर पर वेतन रखा जाता है। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ए। ठीक है साथियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 72, केडर प्रबंधन में निम्न में से कौन सी स्थिति आमतौर पर वरिष्ठ कर्मचारियों को छोड़कर विशेष पदोन्नति को नियोजित नहीं ठहराती। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है कि उच्चतम वेतन निर्धारण के स्पष्ट प्रावधान वाले केडर को बाहर पद पर समायोजित। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, विशेष नियमों के तहत पदोन्नति के लाभ देने वाले उच्च श्रेणी के प्रति नियुक्ति पद पर नियुक्ति, सरकारी कर्तव्यों के दौरान असाधारण वरीयता पदक, या नियमित व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सामान्य प्रक्रिया के अनुसार चयन। दोस्तों इसमें आंसर जो है हमारा डी सी हो जाएगा कि जो सिलेक्शन होगा वो अगेंस्ट द रेगुलर वैकेंसी बाय द डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी, नॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो पूछा गया हमसे कि नहीं ठहराती है। ठीक है दोस्तों, पदोन्नति की नियोजितता नहीं ठहराती है, तो यही इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 73 के बोल रहा है कि पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े मामलों में ऑन मेरिट की यहाँ बात कर रहा है कि अवधारणा मुख्यतः क्या दर्शाती है। ऑन मेरिट की जो अवधारणा क्या दर्शाती है पूछा गया। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, केवल शिथित मानकों के कारण पदोन्नत किया गया आरक्षित वर्ग का कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी जो आरक्षित रोस्टर बिंदु से चयनित हुआ है चाहे वरीयत ली हो या ना हो। सी, कोई भी रियायत उपयोग किए बिना पदोन्नत होकर सामान्य सूची में रखा गया आरक्षित वर्ग का कर्मचारी। ऑप्शन डी क्या है, वह कर्मचारी जो हमेशा के लिए अपना आरक्षण छोड़ने की घोषणा कर दे। दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि यहाँ ऑन मेरिट की बात कर रहा है कि उस व्यक्ति की मेरिट के अकॉर्डिंग ही उसे प्रमोट करना। तो दोस्तों ऑप्शन सी भी यही बोल रहा है कि कोई भी रियायतें उपयोग के बिना, मतलब कोई भी आरक्षण या कोई भी ऐसा यूज किए बिना
जो उसकी किए बिना उसको प्रमोशन देना, उसकी सूची में रखना और आरक्षित वर्ग का कर्मचारी हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। कोई भी रियायत उपयोग किए बिना, कोई रियायत उपयोग बिना उसका प्रमोशन होकर सामान्य सूची में रखा गया आरक्षित वर्ग का कर्मचारी। कि भाई वो है तो वो आरक्षित एस सी एस टी ओबीसी वर्ग का है, पर उसके ओन मेरिट के आधार पर उसे जो है रखा गया सूची के अंदर। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 74। मिश्रित कैडर में सीधे भर्ती कर्मचारियों और पदोन्नति से आए कर्मचारियों के बीच अंतर से वरिष्ठता तय करते समय जहां नियमों में रोटा कोटा प्रणाली दी गई हो, वहां प्राय कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है। साथियों इसमें देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि दो जगह से कर्मचारी आ रहे हैं। पहला तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, सीधी भर्ती से। दूसरा आ रहे हैं पदोन्नति नहीं, प्रमोशन लेके, प्रमोट होके आ रहे हैं। तो दो जगह से कर्मचारी आ रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि इनकी जो सीनियरिटी है वो कैसे डिसाइड की जाएगी, अगर दोनों जगह से सेम पोस्ट पे कर्मचारी आ रहे हैं तो ये बोल रहा है कि वहां पे ये रोटा कोटा प्रणाली दी गई है। तो उसके अनुसार जो वरिष्ठता दी जाएगी, सीनियरिटी दी जाएगी, वो कैसे दी जाएगी, वही पूछा है 4 ऑप्शन में। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो ये रोटा कोटा होता है, ये जो रोटा कोटा, ये जो रोटा कोटा प्रणाली होती है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी कुछ लोग आते हैं सेम पोस्ट के लिए, और जो हमारे एलडीसी से या प्रमोट होके जो कर्मचारी आते हैं, अब क्या सेम पोस्ट के लिए आ रहे हैं। मानो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी कुछ कर्मचारी है, कुछ प्रमोट होके भी आ गए एलडीसी के थ्रू। अब दोनों का जो परसेंटेज है 50-50% है, 50-50% उनका जो है परसेंटेज है। ठीक है साथियों। अब इनकी सीनियरिटी कैसे तय करेंगे, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए अगर 5 कर्मचारी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आए और 5 जो है यहाँ से आए। अब इसमें क्या करेंगे, जो रोटा कोटा टेक्निक है ना, इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो टॉप फर्स्ट पे होगा, फर्स्ट पे सीनियरिटी में टॉप पे होगा, जो ज़्यादा नंबर लाया होगा, और यहाँ पे जो सीनियर होगा, तो क्या करेंगे कि पहले नंबर पे तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कर्मचारी है इन 5 में टॉप पे उसको रखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे सीनियरिटी के अंदर जो यहाँ से प्रमोट होकर कर्मचारी आया है, इन 5 में से जो सीनियर होगा उसको दूसरे नंबर पर रखेंगे, उसको दूसरे नंबर पर रखेंगे। फिर ऐसे तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। फिर इसमें से जो बचा होगा वो 4th नंबर पर आएगा। ऐसे ही 5th नंबर पर फिर आ जाएगा हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, और 6th पे आ जाएगा इसमें से प्रमोट किया हुआ। तो रोटा कोटा नियम में क्या होता है कि एक तो लेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, दूसरा लेंगे प्रमोशन का, तीसरा लेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, चौथा लेंगे प्रमोट करा हुआ, पांचवा लेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, छठा लेंगे प्रमोट करा हुआ। तो इस तरह से उनकी सीनियरिटी दी जाती है इस नियम के अनुसार, जो रोटा कोटा प्रणाली है उसके सिद्धांत के अनुसार। ठीक है साथियों। तो मैंने आपको बता दिया कि रोटा कोटा प्रणाली होती क्या है। अब इसमें पूछ क्या रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं, मतलब इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, ये ऑप्शन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, पर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि मिश्रित कैडर, मिश्रित मतलब कॉमन कैडर आए हैं अलग अलग, मिश्रित कैडर में सीधे भर्ती कर्मचारी और भर्ती कर्मचारी और पदोन्नति से आए कर्मचारियों के बीच अंतर से वरिष्ठता तय करते समय जहां नियमों में रोटा कोटा प्रणाली दी गई हो, वहां प्राय कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है। दोस्तों क्या है कि देखिए पहला ऑप्शन क्या है हमारा, वरिष्ठता सूची में सीधे भर्ती और पदोन्नत कर्मचारी के नामों को निर्धारित कोटे कोटे के अनुसार रोटा में क्रम मिला कर रखा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया कि पहले जो कोटे से फिर रोटा से, ठीक है दोस्तों, के मिलाकर रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि 5 वहीं के ले लेंगे और 5 इसके ले लेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है ऑप्शन हमारा बी, सीधे भर्ती कर्मचारियों को सभी पदोन्नत कर्मचारियों के ऊपर समूह रखा जाएगा। नहीं, ये गलत बात है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, सभी पदोन्नत कर्मचारियों को सभी सीधे भर्ती कर्मचारियों के ऊपर समूह रखा जाएगा, ये भी नहीं। और लास्ट ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि जब तक सभी रिक्तियां भर ना जाए तब तक वरिष्ठता तय नहीं की जा सकती। तो दोस्तों ये भी डी भी गलत है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है साथियों।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75। स्थापना नियमों के संदर्भ में किसी सरकारी कर्मचारी की किसी पद पर लीन मुख्यता क्या दर्शाती है? ठीक है साहब, तो अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। किसी स्थायी पद पर उसे स्थायी रूप से धारण करने का अधिकार। बी क्या बोल रहा है? पूरे विभाग में उसकी वरिष्ठता स्थिति। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? किसी भी उच्च पद से जुड़ा विशेष वेतन पाने का उसका अधिकार। ऑप्शन डी, उस पद से पदोन्नति के लिए उसकी पात्रता। तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए, किसी स्थायी पद पर उसे स्थायी रूप से धारण करने का अधिकार होता है लीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 76। एक सरकारी कर्मचारी को जो उच्च पद पर कार्यरत है, एक सरकारी कर्मचारी जो कि उच्च पद पर कार्यरत है, अस्थायी कार्यभार नियमों के तहत निर्धारित वेतन प्राप्त कर रहा है। यदि उसे यदि बाद में उसे बिना किसी अंतराल के उसी पद पर नियमित रूप से पदोन्नत कर दिया जाएगा, तो सामान्यतः किस वेतन को नियमित वेतन दर निर्धारण का आधार माना जाएगा? ठीक है साथियों, अब इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या क्या है? निचले स्थायी वेतन और ऑफसेटिंग वेतन का औसत। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ऑफसेटिंग वेतन को नजरअंदाज करते हुए उसे निचले स्थायी पद का वेतन। और ऑप्शन सी क्या बोल रहा है दोस्तों कि नियम के अधीन उच्च पद पर प्राप्त अंतिम ऑफसेटिंग वेतन। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ऑफसेटिंग वेतन की परवाह किए बिना उच्च वेतनमान का न्यूनतम वेतन। दोस्तों अगर कोई कर्मचारी उच्च पद का कार्यभार संभाल रहा है, भले से वो अस्थायी तौर पे है, पर जब उसको स्थायी तौर पे कर दिया जाता है तो उसका वेतन जो भार से संभाला है और जो भार पद पे पहले था उसमें से जो अधिक वेतन होगा उसका वो दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि और सैलरी कम नहीं होती है, ये बात दोस्तों ध्यान रखना, रेलवे में या किसी डिपार्टमेंट में दूसरा भार देंगे तो उसका वेतन कम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन सी देखिए। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि नियम के अधीन, ये नियम के तहत उच्च पद पर प्राप्त अंतिम ऑफिशिएटिंग वेतन। ठीक है दोस्तों, अब मान लो कि वो किसी ए पोस्ट पे था, बी में चला गया, अब यहाँ पे सैलरी उसकी कुछ भी हो सकती है, तो और मतलब मान लो कि 200 रुपये यहाँ सैलरी थी, यहाँ पर आके इसकी 300 रुपये सैलरी हो गई इससे पद पे। पर यहाँ पे क्या था, वो टेम्परेरी बेस पे था, पर अब इसको परमानेंट कर दिया गया है, तो अब इसकी सैलरी क्या होगी? तो वही बताया गया है कि नियम के उच्च पद पर प्राप्त अंतिम ऑफिशिएटिंग वेतन, कि भाई इसका ट्रांसफर यहाँ हुआ इस पद के लिए। मान लीजिए कि इस पद पे उसकी सैलरी ज्यादा थी और यहाँ पे कम हो सकती थी इस पद के लिए, पर उसको जब इस कार्यभार दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सैलरी कम कर देंगे। और या भी ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जो पद है बड़ा पद है, इसकी सैलरी ज्यादा मिलती इस पद से, तो इसकी सैलरी ज्यादा है इससे, तो फिर इसकी सैलरी देंगे। तो कॉमन सी बात है कि जो ऑफिशिएटिंग वेतन होगा, अंतिम ऑफिशिएटिंग वेतन होगा, चाहे इसका ज्यादा हो चाहे इसका ज्यादा हो, वो दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 77। एक कर्मचारी यह दावा करता है कि वह अपनी व्यवस्था से उच्चतर पद के कार्य कर रहा है, इसलिए उसे स्वतः पदोन्नति और उस उच्चतर श्रेणी के वेतन निर्धारण का अधिकार है। मतलब कोई व्यक्ति, एक कर्मचारी ये बोल रहा है कि भी वो बहुत बड़े पद पे है और जो उसकी सैलरी है और जो उसका प्रमोशन है उसका अधिकार उसी को दे दिया जाए। सामान्यतः स्थापना सिद्धांतों के तहत इस दावे को कैसे देखा जाएगा? वो व्यक्ति बोल रहा है कि भाई मेरे प्रमोशन में मैं खुद ही लूंगा और जो मेरा वेतन है वो भी मैं तय करूंगा। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। उसे केवल वरिष्ठता मतलब सीनियरिटी का अधिकार होगा, वेतन लाभ का नहीं। गलत बात है दोस्तों, दोनों का नहीं होगा एक्चुअली में। दावा स्वीकार्य नहीं है, सही बात है, स्वीकार्य नहीं है। बिना औपचारिक आदेश, बिना किसी आदेश के किए गए कार्य से पदोन्नति का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है, सही बात है दोस्तों। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। जिस दिन से उसने उच्चतर कार्य करना शुरू किया है उसी तिथि से पदोन्नति देनी होगी। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? उसका मामला स्वतः न्यायालय को भेजना आवश्यक है। दोस्तों न्यायालय को भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऐसा है ही नहीं है, स्वयं अपनी सैलरी तय नहीं कर सकते, जो नियमों के अनुसार वैसे ही होता है, चलता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी, दावा स्वीकार्य नहीं है, बिना औपचारिक आदेश के किए गए कार्य से तुरंत पदोन्नति का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78। पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए पद आधारित रोस्टर को रिक्ति आधारित पोस्टर पर प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पे दोस्तों दो रोस्टर आ गए, एक तो होगा पद आधारित रोस्टर, दूसरा होगा रिक्ति आधारित रोस्टर। निम्न में से कौन सा विकल्प इसका मुख्य कारण सबसे अच्छी तरह बताता है? चार ऑप्शन दोस्तों पढ़ते हैं, एक एक करके चार ऑप्शन को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि पद आधारित रोस्टर रखना आसान है भले ही वह कम सटीक हो। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है दोस्तों, पद आधारित रोस्टर यह सुनिश्चित करता है कि कैडर में आरक्षित पदों की कुल संख्या निर्धारित प्रतिशत से अधिक ना हो। ठीक है दोस्तों, सही बात है। और इस पर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, थोड़ा क्या है कि रिक्त आधारित रोस्टर यह स्थिति में कानूनी के रूप से प्रतिबंधित है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, पद आधारित रोस्टर से सभी पदोन्नति बिना डीपीसी के स्वत हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, कि पद आधारित रोस्टर ये सुनिश्चित करता है कि कैडर में आरक्षित पदों की कुल संख्या निर्धारित प्रतिशत से अधिक ना हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79। दिन में से कौन सा विकल्प ये सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह समझता है जो बहुस्रोत भर्ती वाली संयुक्त संवर्ग में वरिष्ठता के लिए लागू होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसकी हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, भर्ती कोटों में परवाह किए बिना केवल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता तय होती है। दूसरा क्या बोल रहा है, भर्ती कोटे तथा प्रत्येक स्रोत से प्राप्त सापेक्ष योग्यता के आधार पर रोस्टर से वरिष्ठता निर्धारित होती है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि सभी प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारी सभी पदोन्नत कर्मचारियों से वरिष्ठ होते हैं, नियुक्ति तिथि चाहे कोई भी हो। और ऑप्शन डी क्या बोला दोस्तों कि वरिष्ठता हमेशा आयु के आधार पर होती है, उम्र में बड़ा कर्मचारी स्वतः वरिष्ठ हो जाता है। ये चार ऑप्शन दोस्तों, इसमें आप ऑप्शन बी देखिए। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, भर्ती कोटे तथा प्रत्येक स्रोत में सापेक्ष योग्यता के आधार पर रोस्टर से वरिष्ठता निर्धारित होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कि जब भर्ती कोटे की बात आती है तो सभी स्रोत से क्या होता है कि योग्यता सापेक्ष होती है, उसके आधार पर जो रोस्टर में वरिष्ठता होती है उसी के अकॉर्डिंग सीनियरिटी डिसाइड की जाती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 80। ये क्या बोल रहा है कि एक कर्मचारी वर्ष के दौरान 6 माह बिना वेतन असाधारण अवकाश EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर रहा, इससे उसकी अगली वेतन वृद्धि की तिथि पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और इसके हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, देखो, कोई प्रभाव नहीं, वेतन वृद्धि सामान्य नियम तिथि पर ही मिलेगी। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि वेतन वृद्धि पर पूरे EOL अवधि के बराबर टल जाएगी और वेतन वृद्धि के लिए गण्य नहीं है। हाँ, ये बात सही दोस्तों, कि जिस टाइम तक वो मतलब लीव पे रहा, EOL पे रहा, उस टाइम तक का टाल देंगे और उस टाइम तक क्या ये काउंटेबल नहीं होगी इंक्रीमेंट में। अगर कोई 5 महीने 6 महीने या 8 महीने EOL पे है तो उस समय पे क्या होगा, वो उसकी सर्विस उस समय क्या होगा कि उस टाइम पीरियड को टल जाएगा, वो इंक्रीमेंट में काउंट नहीं होगा। सीधी सी बात ये दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। बाकी इसके दो ऑप्शन और देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, कर्मचारी भविष्य की सभी वेतन वृद्धियों स्थायी रूप से खो देगा। गलत बात है, ऐसा नहीं है। वेतन वृद्धि की तिथि आगे खिसक जाएगी क्योंकि कर्मचारी ने बिना वेतन अवकाश किया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है कि दिनांक 1/1/2016 से अनुग्रह राशि एक मुश्त मतलब इसको बोलते हैं एक्स ग्रेटिया मुआवजे की राशि कर्तव्यों के पालन के दौरान दुर्घटना के कारण मरने वाले कर्मचारी के परिवार को दे है। दोस्तों, ये जब कोई कर्मचारी ड्यूटी पे रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय पे ये राशि दी जाती है। तो उसी की बात चल रही है दोस्तों। पहले ये 20 लाख थी, अभी ये 25 लाख है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 लाख। और ये 45 लाख है दोस्तों,
जब कोई रेलवे कर्मचारी विदेश के अंदर, आउट ऑफ इंडिया, किसी युद्ध क्षेत्र में मर जाता है, ठीक है दोस्तों, तो उस समय पे ये 45 लाख दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कर्मचारी को 3 माह के लिए उच्च पद पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के बाद उसके मूल पद पर वापस भेज दिया गया। वेतन और वरिष्ठता के संदर्भ में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? मतलब किसी व्यक्ति को उच्च पद पर बैठाया गया 3 महीने के लिए अस्थायी तौर पे, उसके बाद उसे वापस अपने पद पे भेज दिया, तो उसके संदर्भ में से 4 पॉइंट दिए हैं और हमको देखना है कौन से पॉइंट सही है। ठीक है साथियों, जैसे कि पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि उसने उच्च पद पर काम किया है, इसलिए उसकी वरिष्ठता स्थायी रूप से उच्च संवर्ग में बढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं हो टेम्परेरी बेस पे किया था, जब कोई सीट खाली रहती है तो उस पर टेम्परेरी बेस पे भी जो हमारे मतलब कर्मचारी को उसका भार दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब नहीं है कि वो उसको क्या कहते हैं उसका जो उच्च वर्ग की वेतन दे देंगे, ऐसा नहीं है, जब तक वो परमानेंट बेस पे न भेजा जाए। वापसी पर उसका मूल वेतन नीचे निर्धारित करना अनिवार्य है, भले ही उसे पुराने वेतन से कम मिल रहा हो। दोस्तों ये भी गलत है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, वह उच्च पद के सभी स्थायी पद अधिकारियों से स्वतः वरिष्ठ हो जाता है। दोस्तों ये भी टेम्परेरी बेस पे ऐसा नहीं होता है। और नेक्स्ट डी क्या है, उसे उच्च पद का कार्यवाहक वेतन मिल सकता है, पर उसकी मूल संवर्ग में वरीयता नहीं बदलेगी। हाँ दोस्तों ये सही बात है कि जब वो उच्च पद पर कार्य करता है और उस पर वहां जब उसका सैलरी जो है बढ़ गया था, तो सैलरी उसको मिल सकता है उस पद का, पर जो उसकी सीनियरिटी है दोस्तों वो नहीं बदलेगी, क्योंकि वो टेम्परेरी बेस पे गया था। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, और यही उसने पूछा था कि अगर 3 महीने टेम्परेरी बेस पर वापस अपने पद पे आ गया है तो उसके संदर्भ में कौन सा पॉइंट ठीक है, तो ये पॉइंट ठीक है कि भाई उसको उस पद का वेतन मिल सकता है पर सीनियरिटी नहीं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 83, किसी कर्मचारी को विभागीय पदोन्नति समिति जो हमारी डीपीसी है, ठीक है दोस्तों, द्वारा योग्य पाया जाता है, पर पदोन्नति केवल भावी प्रभाव से दी जाती है। उच्च पद में उसकी वरिष्ठता सामान्य किस तिथि से मानी जाएगी? इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन जैसे फर्स्ट ए देखते हैं, पदोन्नति आदेश के अनुसार उच्च पद पर कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से। दूसरा मतलब ऑप्शन बी, सरकारी सेवा में प्रवेश की तिथि से। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, जिस तिथि को उसने निचले पद में नियुक्ति योग्य सेवा की पूरी की हो। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि डीपीसी की बैठक की तिथि से, चाहे वास्तविक पदोन्नति आदेश कब भी हो। दोस्तों एक बार क्वेश्चन वापस मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए कि किसी कर्मचारी को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा योग्य पाया गया, मतलब कोई कर्मचारी था उसको वटेवर पाया गया किसी पोस्ट के लिए, तो जब उसकी पर पदोन्नति केवल भावी प्रभाव से दी जाएगी, मतलब जब उसको उस पोस्ट पे लाया जाएगा, ऑफर ऑर्डर आएगा तभी उसको दी जाएगी। तो उच्च पद पर उसकी वरिष्ठता सामान्य किस स्थिति से, मतलब जब उस पद पे आ जाएगा तो उस पद पे और भी लोग होंगे, तो उन लोगों में उसकी जो सीनियरिटी है वो कब से काउंट की जाएगी ये पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों जिस दिन से वो उस पद को एक्चुअली ग्रहण कर लेगा तब से उसकी जो है सीनियरिटी वहां पे उस पद पे काउंट की जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए यही बोल रहा है कि पदोन्नति आदेश के अनुसार उच्च पद पर कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से। ठीक है साथियों, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसने सुबह मॉर्निंग टाइम में ज्वाइन किया। ठीक है दोस्तों, उसने मॉर्निंग टाइम में ज्वाइन कर लिया, तो उसकी सैलरी तो पूरे दिन की काउंट की जाएगी। पर अगर किसी एम्प्लॉय ने दोपहर के बाद आधे दिन के बाद में ज्वाइन किया तो जो उसकी सैलरी है नेक्स्ट डे से काउंट की जाती है। ये ऐसा भी रूल है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 84। 84 क्या बोल रहा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत तालाबंदी का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है?
तालाबंदी दोस्तों ये जो है एम्प्लॉयर के द्वारा की जाती है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि तालाबंदी जो है एम्प्लॉयर मालिक के द्वारा की जाती है, और ये अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती है, टेम्पररी होती है कि माल की कमी के कारण या किसी और वजह से वो टेम्पररी बेस पे जो है वो अपनी शाखा को बंद कर देता है, उसको बोलते हैं तालाबंदी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लॉकआउट। ठीक है साथियों, तो ये तालाबंदी का मतलब है जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसको बोलते हैं लॉकआउट। लॉकआउट टेम्पररी बेस पे जो कंपनी है उसको क्लोज करना, टेम्पररी बेस पे, ये लॉकआउट कहलाता है। और ये पूछा है दोस्त ने, 4 ऑप्शन दिए होंगे, हम इसमें देखते हैं कि नियोक्ता द्वारा प्रतिष्ठान का अस्थायी बंद किया जाना। बिल्कुल सही बात दोस्तों, हम भी आपको ये बता रहे हैं कि टेम्पररी बेस पे बंद करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 85। भुगतान अधिगत अधिनियम 1972 मुख्यतः किस प्रतिष्ठान पर लागू होता है? इसको इंग्लिश में देखते हैं दोस्तों, क्या है? Which establishment is primarily covered by the parliament by the payment of Gratuity Act 1972 1972। तो इसमें दोस्तों हम ऑप्शन देखते हैं कहाँ लागू होता है। तो वैसे दोस्तों मैं आपको वैसे बोलता हूँ, ऐसी ऐसी फैक्ट्री या ऐसी माइंस वगैरह या ऐसी कंपनी, ऐसे प्लांट जहाँ पे कम से कम 10 मजदूर काम करते हो, वहाँ पे लागू होता है। ठीक है साथियों, तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? केवल वे दुकानें और वाणिज्य प्रतिष्ठान जिसमें 50 से अधिक कर्मचारी हो। ऑप्शन बी, केवल वे सरकारी विभाग जिसमें 20 से अधिक कर्मचारी हो। केवल वे कारखाने कारखाने जो कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत हो। या ऑप्शन डी, ऐसे कारखाने, खदाने, तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह और रेलवे कंपनियां जिसमें 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो। हाँ दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा यही डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 86। 86 क्या बोलता है दोस्तों हमारा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सामान्य मामलों में लोक सूचना अधिकारी पीआईओ दोस्तों, अच्छा पीआईओ को कितने दिनों के भीतर आरटीआई आवेदन का निपटारा करना चाहिए? यहाँ आरटीआई के बारे में बात की दोस्तों। आरटीआई से क्या होता है कि काफी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, मोस्टली हर एक एग्जाम में, डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्या होता है कि दो तीन क्वेश्चन आरटीआई से पूछ जाते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ आरटीआई के बारे में कि सबसे पहले तो देखो दोस्तों, आरटीआई की जो फुल फॉर्म है वो आपको मालूम होना चाहिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, इसमें एक और फुल फॉर्म दी देखो, पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि पीआईओ की फुल फॉर्म क्या है, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, कि हम जब आवेदन करते हैं तो यही हमें इंफॉर्मेशन देता है। जब हम आरटीआई लगाते हैं तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही होता है जो हमारी एप्लीकेशन का जवाब देता है। ठीक है साथियों, अब मैं आरटीआई के बारे में आपको कुछ चीज बताता हूँ कि जो आरटीआई आया हमारा, वो हमारा अनुच्छेद जो है 19(1) का सब्पॉइंट ए, इस अनुच्छेद से जो है हमारा आरटीआई, इस अनुच्छेद में हमारे आरटीआई के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है सेकंड अनुसूची, जो हमारी अनुसूची है वो सेकंड के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड अनुसूची में आता है। ये क्वेश्चन दोस्तों वो है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं इसलिए मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं बोल सकते, मतलब मैं इसलिए टाइम ज्यादा ले रहा हूँ ताकि आपको पता पड़े कि भाई कौन कौन सा पॉइंट एग्जाम में इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है साथियों, ताकि आपको बाकी चीजें पता पड़ जाए किसी क्वेश्चन के अंदर। तो ये अनुच्छेद इसका हो जाएगा 19(1) और अनुसूची हो जाएगी सेकंड। और इसके अंदर दोस्तों जो है सेक्शन है, धारा है, टोटल 31 है। और जो चैप्टर है इसके अंदर वो 6 चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, 6 चैप्टर है। अब इसकी जो फीस है, आरटीआई की दोस्तों, वो 10 रुपए है मात्र। अगर कोई बीपीएल कार्ड होल्डर है, बीपीएल कार्ड होल्डर है, तो उसके लिए ये 0 हो जाती है। फिर इतना समझ में आया होगा आपको। अब मैं कुछ और पॉइंट बोलता हूँ, जैसे कि जब आरटीआई आया तो ऑब्वियसली बात है, लागू होने से पहले ये सदन के अंदर पेश किया जाता है और राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर करता है, इसको पारित करता है, उसके बाद ये लागू होता है। तो 15 जून इसकी डेट याद रखो दोस्तों, 15 जून, 15 जून, ठीक है, 2005, 2005, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने
आरटीआई एक्ट पर अपने हस्ताक्षर किए। ये क्वेश्चन कई बार में देखा गया, एग्जाम में पूछा जाता है कि आरटीआई एक्ट पर राष्ट्रपति ने कब साइन किया, हस्ताक्षर किया और डेट क्या है, तो 15 जून 2005। फिर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कब लागू हुआ, तो दोस्तों ये लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इसमें 2 तारीख बता दी है, एक तो राष्ट्रपति ने इस पर कब साइन किए 15 जून 2005, और ये लागू कब से हुआ, तो ये 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। इसके अलावा इसमें और कुछ चीज़ मैं आपको बताता हूँ अपील के बारे में दोस्तों, कि इसकी में अपील वगैरह करते हैं तो उसका समय क्या है, क्योंकि ऐसा भी पूछ जाता है फर्स्ट अपील सेकंड अपील। जो फर्स्ट अपील करते हैं, जो फर्स्ट अपील होती है दोस्तों, उसका समय होता है 30 दिन। ठीक है दोस्तों, और जो सेकंड अपील होती है उसका होता है 90 दिन। बट कुछ केस ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी केस होते हैं, जिसमें तत्काल प्रभाव से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उस केस में क्या होता है कि 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। 48 आवर्स के अंदर, यानी कि 2 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। अब जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो आप चाहे तो हार्ड कॉपी में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हार्ड कॉपी में अगर आप कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसका जो पैसे लगते हैं वो 2 रुपए पर पेज लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी आरटीआई एक्ट के बारे में जो मैंने आपको बता दी। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और आप जब कुछ क्वेश्चन सोल्व करोगे पहले के, तो आपको ये क्वेश्चन उसमें ऐसे कैसे मिल जाएंगे। अब इसने पूछा क्या, हम वो देखते हैं कि 2005 के तहत सामान्य मामलों में देखो दोस्तों, यहाँ पे सामान्य मामले लिख के दिया है, नॉर्मल केसेस में लोक सूचना अधिकारी जो पीआई होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है, को कितने दिनों के भीतर आरटीआई के आवेदन का निपटारा करना पड़ता है। दोस्तों ये फर्स्ट अपील की बात कर रहा है, अगर यहाँ पे सेकंड अपील का पूछता तो इसमें लिखता है कि सेकंड अपील की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा नहीं है सब, तो फर्स्ट अपील इसको मानेंगे। वो इसके लिए हमारा समय हो जाएगा 30 दिन, 30 डेज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87, अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण हेतु राज्य को किस संवैधानिक प्रावधान से शक्ति मिली है। दोस्तों पूछ रहा है कि जो एसटी का जो प्रमोशन है वो किस संविधान किस अनुच्छेद के अंदर है, संविधान के किस अनुच्छेद में शक्ति है, वो पूछा गया है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए, अनुच्छेद 14। दोस्तों ये क्या है, ये समानता का अधिकार, इसमें क्या है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 में दोस्तों। और जैसे कि अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो यूपीएससी और एसपीएससी होती है, मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, उनका जो कार्य होता है, उनका जो वर्क होता है, कार्य वर्क, वो इसके अंदर वर्णित है। यूपीएससी और एसपीएससी, यानी एक तो होता है संघ के लिए, संघ लोक सेवा आयोग के लिए, और दूसरा राज्य लोक सेवा आयोग के लिए, जो इनका कार्य है वो इसमें वर्णित है। ठीक दोस्तों, हमसे पूछा गया था कि एसटी एसटी के लिए जो पदोन्नति है वो आरक्षण के हेतु किस संवैधानिक में शक्ति दी गई है। तो दोस्तों ये हमारा जो 16 का 4 का क्या है, 16(4) है जो हमारा अनुच्छेद है, ये जो है एससी एसटी के, एससी वाले एसटी के जो प्रमोशन है उसके बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 88, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत प्रमाणित स्थायी आदेश किन पक्षों पर बाध्यकारी होता है। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत प्रमाणित स्थायी आदेश किन पक्षों पर बाध्यकारी होता है। दोस्तों जब स्थायी आदेश की बात की जाए तो 2 ही लोग होते हैं इसमें, क्योंकि रोजगार आदेश की बात कर रहा है, तो रोजगार एक तो लेने वाला और एक देने वाला। ठीक है दोस्तों, जो रोजगार लेगा वो श्रमिक, और जो रोजगार देगा वो नियोक्ता, मतलब कि वर्कमैन और अपना एम्प्लॉयर। तो ये पूछा किन पक्षों के बीच में बाध्य होता है, तो 2 लोगों के बीच होता है, नियोक्ता और श्रमिक। हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, श्रम कल्याण के संदर्भ में वैधानिक कल्याण की अवधारणा को कौन सा कथन सर्वोच्च रूप से दर्शाता है।
ठीक है दोस्तों, श्रम कल्याण के संदर्भ में वैधानिक कल्याण की अवधारणा। पहला ऑप्शन देखते हैं, ए, नियोक्ता द्वारा सद्भावना के रूप में स्वेच्छा से दी गई कल्याण सुविधाएं। ऑप्शन बी, केवल कर्मचारी के अंशदान से संचालित कल्याण कार्यक्रम। ऑप्शन सी, केवल ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रायोजित कल्याण गतिविधियां। ऑप्शन डी, वे कल्याण सुविधाएं जिन्हें कानून द्वारा अनिवार्य किया गया है और नियोक्ता को देना ही होता है। तो दोस्तों, हमसे इसने पूछा गया कल्याण, श्रम कल्याण। देखो, आपको क्वेश्चन भी पता पड़ जाएगा, पूछना क्या चाह रहा है। ये श्रम कल्याण की बात कर रहा है जो वैधानिक है, मतलब कि वो रूल्स में है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन 4 क्या हो रहा है, वे कल्याण सुविधा है जो कानून द्वारा अनिवार्य किया गया हो। और वही पूछा इसने, ये जो अनिवार्य है, संवैधानिक है, उसी के बारे में पूछा है, और नियोक्ता को देना ही होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है साथियों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, ये क्या बोलता है कि जो आरक्षण रोस्टर जो है हमारा के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के निपटारे में स्टाफ एवं कल्याण निरीक्षक की भूमिका को कौन सा विकल्प सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों एक बार देखेंगे हम लोग कि क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि उच्च स्तर की स्वीकृति के बिना रोस्टर को एक तरफा बदल देना। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ऑप्शन बी, आरक्षण नीति की संवैधानिक वैधता का निर्णय करना, रोस्टर समष्टि की जांच करना, नियमों के अनुपालन की पुष्टि करना और सुधारात्मक कार्यवाही की रिपोर्ट या अनुशंसा करना। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, यदि शिकायत अस्थायी कर्मचारी से आई हो तो उसे अनदेखा कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कि रोस्टर प्रविष्टियों की जांच करना, नियमों के अनुपालना करना और सुधार करना उसमें, और कार्रवाई रिपोर्ट और अनुशासन करना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 91, ये क्या बोलता है कि सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही में किसी कर्मचारी को आरोप पत्र देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, जब किसी को चार्जशीट दी जाती है, तो चार्जशीट देते हैं, तो उस पर जब वो आरोप पत्र उस पर देते हैं ना, तो आरोप पत्र देने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को ये बताना कि आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हुए हैं। जिस कर्मचारी को चार्जशीट दी है या आरोप पत्र दिया है, ठीक है दोस्तों, तो उसको उस चार्जशीट में ये बताया जाता है कि आप पे ये आरोप लगे हैं और आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आप आपके बचाव में अफसर निकाल सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो ये चार्जशीट देने का मतलब होता है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। कर्मचारी को बिना सुनवाई के तुरंत दंडित करना, ऐसा नहीं है। कर्मचारी को सेवा स्वतः समाप्त कर देना, दोस्तों ये भी नहीं है। कर्मचारी को अन्य विभाग में ट्रांसफर कर देना, ऐसा भी नहीं है। और ऑप्शन डी क्या है, कर्मचारी को विशिष्ट आरोपों की सूचना देना, सही बात है। इसके अंदर सूचना दी जाती है कि आप पे इतने ये आरोप लगे हैं, और बचाव का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही बात। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है साथियों, हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 92। 92 क्या बोल रहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण केट। और दोस्तों, केट की बात कर रहा है तो केट की आपको फुल फॉर्म जो है मालूम होनी चाहिए कि ये जो केट है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में कि केट की फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1/11/1985, यानी कि 1985 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, और एक ये पूछता है इसकी बेंचें कितनी है, तो इसकी जो बेंचेस है वो टोटल 19 बेंचेस है। तीसरा इसमें ये भी पूछ लेता है कि भी इसमें जो केस अपन दायर करते हैं उसकी समय सीमा कितनी है, तो उसके लिए जो है 1 ईयर, 1 साल इसकी समय सीमा है, 1 ईयर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको 4 चीज बता दी इसमें। पहला तो आपको उसकी फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो कैट की फुल फॉर्म है। ये 1 नवंबर 1985 में स्थापित किया गया। अभी इंडिया में इसकी 19 बेंचेस है भारत के अंदर, और इसमें केस दायर करने के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय दिया जाता है। इसमें 1 वर्ष का समय दिया जाता है। और ये केट बनाया क्यों गया है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उसमें बहुत से डिस्प्यूट चलते हैं, प्रमोशन को लेके या ज्वाइनिंग को लेके, तो उनके निपटारे के लिए केट को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण केट प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय सरकार का
कर्मचारी सामान्यतः किस प्रकार का सेवा मामला न्यायाधिकरण में के समक्ष लेके जा सकता है, ऐसा कौन सा मामला है जो केट में लेके जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताइए अभी कि भाई उसकी सीनियरिटी का या क्या कहते हैं ज्वाइनिंग का, इस तरह के जो केसेस होते हैं वो केट के अंदर लेके जाए जाते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन क्या है कि निजी क्षेत्र में नौकरी से जुड़े विवाद। नहीं दोस्तों, केंद्र सरकार सेवा भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता, अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले। बिल्कुल सही बात है कि जो ज्वाइनिंग के केसेस है या प्रमोशन के जो केसेस है, सीनियरिटी के जो केसेस है, या किसी के ऊपर कुछ चार्जशीट दे दी गई है और वो उसे लगता है कि ये गलत दिया गया है, तो उसको लेके भी वो केट में जाके जो है अपनी एफआईआर दायर कर सकता है और वहां पे केस ले सकता है। तो ऑप्शन हमारा बी है आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, फिर यहाँ पे एक आरटीआई क्वेश्चन आ गया। दोस्तों मैं आपको ना आरटीआई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप आरटीआई को अच्छे से देख पढ़ना और हमारे साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, आपको जैसे क्वेश्चन आते रहते हैं ना, उसी में हम आरटीआई या जो भी टॉपिक होते हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना। ठीक है साथियों, तो आप भी जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सूचना का प्रकटीकरण से सबसे अधिक छूट मिलने की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग। किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत चिकित्सा अभिलेख जो न्यायसी क्षमता में रखे गए हो, मतलब पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ एन एम्प्लॉय हेल्ड इन फेड्यूकरी कैपेसिटी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसके बाद दूसरा क्या है कि कल्याण योजना का विवरण और पात्रता मानदंड मानदंड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या, सी कर्मचारियों पर लागू सेवा नियम और भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत चिकित्सा अभिलेख जो न्यायिक क्षमता में रखे गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 94, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1992 के तहत भविष्य निधि अंशदान जमा करने के संबंध में नियोक्ता के दायित्व की प्रकृति में कौन सा विकल्प सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ऑप्शन ए, ये केवल सद्भावना का कदम है जो किसी भी समय पर रुका जा सकता है। नहीं, गलत बात है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, वैकल्पिक है और केवल नियोक्ता की वित्तीय सुविधा पर आधारित है। ऑप्शन सी, ये क्या बोल रहा है, ये संवैधानिक है। बिल्कुल दोस्तों वैधानिक है, बिल्कुल वैधानिक है, सही बात है। और अनिवार्य दायित्व है, बिल्कुल वैधानिक और अनिवार्य भी है, जमा कराना ही पड़ेगा, जो लागू कवरेज के अधीन आता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, डी भी देख लेते हैं। ये तभी अवश्य है जब कर्मचारी हर माह लिखित अनुरोध करे। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आंसर सी, ये संवैधानिक अनिवार्य है और इसको मतलब देना ही पड़ता है एम्प्लॉयर को, और नहीं देता तो उस पर फिर फाइन लगता है। क्वेश्चन नंबर 95, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और समानता के संदर्भ में उचित सुविधा के सिद्धांत को निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ऑप्शन है, दिव्यांग व्यक्ति के साथ बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करना जैसा दूसरों के साथ बिना किसी समायोजन के। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी, दिव्यांग व्यक्तियों को सभी कार्य मानकों से पूरी तरह छूट देना। ऑप्शन सी, दिव्यांग व्यक्तियों को योग्यता देखे बिना स्वतः प्रमोशन देना, प्रमोट करना। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि आवश्यक संसाधन और समायोजन प्रदान करना ताकि दिव्यांग व्यक्ति समान आधार का कार्य कर सके और भाग ले सके। बिल्कुल दोस्तों ये सही बात है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उसको आवश्यक संशोधन और समायोजन प्रदान करना, सही बात है, और ताकि दिव्यांग व्यक्ति जो है समान आधार कार्य कर सके और भाग ले सके। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 96, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कारखाना अधिनियम 1948 के कल्याण प्रावधानों के मुख्य उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं 1948 की। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए, केवल सुरक्षा उपकरणों पर ध्यान देना, कैंटीन और केच पे नहीं। ऑप्शन बी, उत्पादन को अधिकतम करना भले ही कल्याण सुविधाएं न्यूनतम हो। ये भी गलत दोस्तों। कारखाने के भीतर श्रमिकों के स्वास्थ्य सुविधा और गरिमा के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना। हाँ दोस्तों ये ठीक है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, नियोक्ताओं को पूर्ण विवेकाधिकार देना कि वे कौन सी प्रणाली सुधार लेंगे। ऐसा नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें जो क्वेश्चन का जो आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी,
दोस्तों, कारखाने के भीतर श्रमिक को स्वास्थ्य सुविधा गरिमा के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना। ऑप्शन ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला दोस्तों कि एक कामगार कई दिनों से बिना अवकाश के अनुपस्थित है, मतलब एब्सेंट है। प्राकृतिक न्याय और स्थायी आदेशों के सिद्धांत के अनुसार आपको कल्याण रक्षक के रूप में सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर कोई कर्मचारी बहुत टाइम से एब्सेंट चल रहा है तो आपको जो है कल्याण रक्षक की पोस्ट पर हो आप, तो आपको क्या करना है? उस पर 4 ऑप्शन दिए, वही देखेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? बीते सभी महीनों का वेतन स्थायी रूप से रोक देना। अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण मांगते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करना। बिना किसी जांच के तुरंत सेवा से निष्कासन की सिफारिश करना। जब तक उत्पादन लक्ष्य पूरे हो तब तक अनुपस्थिति की अनदेखी करना। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर बी। देखो कि वो अगर एब्सेंट रहा है तो उसका स्पष्टीकरण मांगना और कारण बताओ नोटिस जारी करना कि भाई आप एब्सेंट क्यों रहे हैं, उसके बाद बाकी कार्रवाई की जाएगी। पर ये तो पता पड़े कि वो एब्सेंट था क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। एक श्रमिक यह आरोप लगाते हुए आपके पास आता है कि प्रतिष्ठान के भीतर एक पर्यवेक्षक द्वारा उसके साथ जाति आधारित उत्पीड़न हो रहा है। कल्याण रक्षक के रूप में आपको सबसे उपयुक्त तात्कालिक कदम क्या होगा? ठीक दोस्तों, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। शिकायत को लिखित रूप में दर्ज कराना, गोपनीयता सुनिश्चित करना और कानून और नीति के अनुसार जांच करना। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा बी। कोई भी शिकायत आने तक प्रतीक्षा करना और शिकायत को व्यक्तिगत मामला कहकर खारिज कर देना और श्रमिक को चुपचाप विभाग बदलने की सलाह देना। तो दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर वो हो जाएगा आंसर ए, कि शिकायत के को लिखित रूप में लेना, दर्ज करना, उसको गोपनीयता और सुनिश्चित करना कि जो कानून है और नीति के अनुसार जांच हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा 98 में। अब क्वेश्चन नंबर 99। जब भी रेलवे कर्मचारी को सेवा से हटाया बर्खास्त किया जाता है तो उसकी पेंशन और ग्रेजुटी जब्त कर ली जाती है। हालांकि संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी जिसने जुर्माना लगाया है अपने विवेक से अधिकतम कितना अनुकंपा भत्ता स्वीकृत कर सकता है? तो दोस्तों ये 1/3 होता है। ये जो होता है 1/3 होता है पेंशन ग्रेजुटी का, पेंशन बार ग्रेजुटी का 1/3 या दोनों पेंशन या ग्रेजुटी का 1/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के संदर्भ में कल्याण रक्षक के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक सटीक है? आपको कुछ पॉइंट दिए और हमको न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। कि न्यूनतम वेतन से अधिक भुगतान करना वैकल्पिक है और केवल सद्भावना पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों, जो न्यूनतम वेतन निर्धारित है हर एक पोस्ट का वो दिया जाता है। दूसरा क्या है पॉइंट बी, न्यूनतम वेतन केवल स्थायी कर्मचारियों पर लागू होता है, अस्थायी पर नहीं, या आश्रमिक कर्मचारी पर नहीं, कैजुअल लेबर जो होती है हमारी, दोस्तों सभी पर लागू होता है न्यूनतम वेतन। ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ जो परमानेंट एम्प्लॉय है उन्हीं पर लागू होता है, स्थायी कर्मचारी पर लागू होता है और अस्थायी पर नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी क्या बोला, न्यूनतम वेतन को केवल वस्तु रूप में दी गई जाने वाली सुविधाओं में बदला जा सकता है, नकद भाग की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी नहीं दोस्तों। ऑप्शन डी क्या बोलता है, श्रमिक की सहमति होने पर भी अधिसूचित न्यूनतम वेतन से कम देना अवैध है। हाँ ये बहुत सही बात है कि चाहे एम्प्लॉय भी बोले कि नहीं साहब मुझे आप जो न्यूनतम वेतन से कम दे, तो ऐसा नहीं है, वो भी जो है अवैध माना जाएगा। और हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें डी, कि जो न्यूनतम वेतन है वो तो उसे देना ही पड़ेगा, चाहे जो श्रमिक खुद ही बोले कि नहीं मुझे कम दीजिए, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है 101 से लेके 110 तक हमारे पास राजभाषा क्वेश्चन है, हम इसे भी करते हैं। जैसे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है? दोस्तों ये संघ की राजभाषा से बात कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो राजभाषा हमारा है वो संघ के लिए वो है 343 के लिए आता है। ठीक है दोस्तों, जो संघ की राजभाषा है वो किसमें, आर्टिकल 343 के अंदर है। और जो हमारा आर्टिकल 345 है उसमें क्या, राज्य की भाषा तय करने का अधिकार। 345 दोस्तों क्या है, राज्य जो है की भाषा तय करने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, जो 48 है हमारा, इसमें क्या है, इसमें जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है उसमें इस्तेमाल होने वाली भाषा, जो हाई कोर्ट हो गया हमारा या सुप्रीम कोर्ट हो गया हमारा, इसमें जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उसके संदर्भ में। ठीक है, 51 में क्या है दोस्तों हमारा कि
जो केंद्र सरकार है हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हिंदी जो हमारी है, जो हिंदी है उसका जो है प्रचार करेगी, उसका प्रसार करेगी, उसका विकास करेगी। उसका प्रचार करेगी, उसका प्रसार करेगी, उसका विकास करेगी। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी का। ये बताया गया है 51 में। तो हमारा आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 343। राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजभाषा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों वो होते हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब। ठीक दोस्तों, और अभी जो है वो है अमित शाह। जो अमित शाह है वो है हमारे गृह मंत्री, जो है अमित शाह है, वही इसके अध्यक्ष है। ठीक दोस्तों, वही इसके जो है अध्यक्ष है। तो होम मिनिस्टर, राजभाषा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमारा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिम्मेदार है। दोस्तों यहाँ हिंदी में इसका ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, सिर्फ इंग्लिश में दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? राजभाषा आयोग का गठन पूछा दोस्तों, ये हुआ था 7 जून को। 7 जून 1955। 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। तो इसमें ऑप्शन डेट नहीं दिया, ओनली सन दिया है, मैं आपको डेट भी बता दिया, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राजभाषा आयोग गठित करता है? तो आपसे आर्टिकल पूछा दोस्तों कि कौन से आर्टिकल तो राजभाषा आयोग गठित होता है। दोस्तों वो है हमारा आर्टिकल नंबर 344 का फर्स्ट। इसी में दोस्तों क्या है कि राजभाषा आयोग गठित करना, राजभाषा आयोग समिति का गठन करना इसी के अंदर है दोस्तों। 344 में हमारा आंसर हो जाएगा। और जो 343 का फर्स्ट है दोस्तों, ये क्या है? ये बताता है कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, ये जो हमारी राजभाषा है वो हिंदी है, और जो लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी है। ठीक दोस्तों, ये बताता है। 51 मैंने आपको बताइए जस्ट कि जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, केंद्र सरकार है, उसको हिंदी का क्या करना? प्रचार, प्रसार और विकास करना। ये किसे बताया गया? 351 में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या था इसमें? हमारा आंसर था डी, आर्टिकल 344 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। राजभाषा पर संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का अनुपात पूछा दोस्तों। ये अनुपात पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है, ये अनुपात इस तरह से नहीं, और एक मिनट देखो दोस्तों, क्या होता है इस समिति में ना, जो राजभाषा संसदीय समिति होती है, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। जो हमारे 20 होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और जो 10 होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो इसी का आपसे अनुपात पूछा है, तो ये अनुपात हमारा कौन सा हो जाएगा? जो हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन बी, 20/10। इसको चाहे तो वो 2:1 भी कर सकता था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषा उल्लेखित है? दोस्तों अभी तक 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषा है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक विदेशी भाषा भी है, जो नेपाल की भाषा है, नेपाली, वो विदेशी भाषा है, और बाकी सब 22 भाषा इसमें है। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 108। राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? दोस्तों इसमें टोटल 9 धाराएं हैं। टोटल इसमें 9 धाराएं हैं। ठीक है दोस्तों, जो राजभाषा अधिनियम है 1963, उसके अंदर 9 धाराएं हैं, 9 नियम है। क्वेश्चन नंबर 109, ये क्या हो रहा है? राजभाषा नियमों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कार्यालयों द्वारा केंद्र सरकारी कार्यालयों द्वारा जनता के उपयोग हेतु जो हिंदी तथा गैर हिंदी दोनों क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं मानक प्रपत्रों, फॉर्मों जैसे आवेदन पत्र को कैसे तैयार किया जाता है? ठीक है दोस्तों, वो दोनों भाषा में किया जाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन देखते हैं। द्विभाषिक हिंदी अंग्रेजी के रूप में, ताकि सभी क्षेत्रों के नागरिक बिना किसी भाषा हानि के उनका उपयोग कर सके। ओनली हिंदी में, बी पॉइंट को हिंदी में, ओनली इंग्लिश में नहीं, इन इंग्लिश इन नॉन हिंदी रीजन, गैर हिंदी क्षेत्रों में केवल अंग्रेजी, और हिंदी क्षेत्रों में केवल हिंदी, बिना किसी द्विभाषिक स्तर पर। दोस्तों क्या होता है कि जो प्रपत्र जारी होते हैं वो दोनों भाषा में होते हैं दोस्तों, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ये
बायलैंग्वेज होते हैं, द्विभाषिक होते हैं। ठीक दोस्तों, ताकि सभी क्षेत्रों के नागरिक बिना किसी भाषा हानि के उनका उपयोग कर सके। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों इसमें देखिए सामान्य आदेश आते हैं, सूचनाएं आती है और प्रेस विज्ञप्ति भी आती है। प्रेजेंटेशन दोस्तों इसमें नहीं आता, ये जो प्रेजेंटेशन है ना, प्रतिनिधित्व, ये इसमें नहीं आता, तो ये नहीं आता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे पूछा है जो नहीं आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है साथियों, तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन पेपर था पूरा खत्म हो चुका है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके ला सकें और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पेपर है सॉल्व करके आपके लिए अपलोड कर सकें। आप देखिए और इसको देख के सीखिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।